हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक अपना चल रहा था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसमें अपन डिस्कस कर रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट में एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट टॉपिक के अंदर फर्स्ट एप्लीकेशन आपने देखा था स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड अपन ले रहे हैं बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स। बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स, देखिए कोई भी कंपाउंड एसिड है तो अपन क्या करते थे, उसमें से H+ रिलीज करेंगे, प्रोटॉन रिलीज करेंगे और एक एनाइन बनाएंगे। उस एनाइन का क्या देखते थे अपन, स्टेबिलिटी। अगर आपको बेसिक नेचर देखना है तो आप एक प्रोटॉन का अटैक कराओगे। अगर आप ब्रॉन्स्टैंड बेस देख रहे हो तो जैसे आपके पास कोई भी एक बेस है B और इस पर अगर अपन प्रोटॉन का अटैक कराते हैं, H+ का अपन अटैक कराएंगे तो यहाँ जो फॉर्मेशन होगा पॉजिटिव। और इस कैटाइन की आपको क्या देखना है, स्टेबिलिटी। कैटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा इसका फॉर्मेशन उतना ही इजीली होगा। और स्टेबिलिटी के लिए चार्ज की क्वांटिटी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर आप देख रहे हो ब्रॉन्स्टैंड बेस और अगर आपको कोई लुईस बेस देखना है तो आपने कहा ये कोई बेस है और ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है और ये इसको लॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और इस तरह का अरेंजमेंट आपके पास आएगा। इस तरह का कोई सिस्टम है कि ये अपना लॉन पेयर डोनेट करता है और लॉन पेयर जो डोनेट करेगा वो लुईस बेस और जो एक्सेप्ट करेगा वो होगा लुईस एसिड। तो बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स की अभी अपन बात कर रहे हैं। बाकी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जब अपन रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन कंप्लीट करेंगे उसके बाद भी अपन बात करेंगे। तो जैसे मैंने आपको अमोनिया दिया और इस पर आप रिएक्शन कराते हो किसी प्रोटॉन का तो फॉर्मेशन होगा NH4+। और अगर मैं ये 1 डिग्री एमीन आपको दे देता हूँ RNH2 है और इस पर अगर अपन H+ का अटैक कराएंगे तो फॉर्मेशन होता है RNH3 पॉजिटिव। और अगर आपके पास कोई 2 डिग्री एमीन है, इस पर अगर H+ का अटैक कराते हैं अपन तो यहाँ जो फॉर्मेशन होगा R2NH2 पॉजिटिव। और R3N कोई टर्शरी एमीन है और इस पर अगर H+ का रिएक्शन अपन कराते हैं तो फॉर्मेशन होता है R3NH और ये पॉजिटिव। जब भी बेसिक नेचर की बात है प्रोटॉन का अटैक कराएंगे और कैटाइन फॉर्म करेंगे और इस कैटाइन का आपको देखना है स्टेबिलिटी। और यहाँ जो मैं बेसिक नेचर की बात कर रहा हूँ वो एक्वस फेज में कर रहा हूँ। बेसिक नेचर इन एक्वस फेज, मतलब एमीन्स का आपने सॉल्यूशन बना रखा है, वाटर के अंदर सॉल्यूशन है या कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, उसमें अपन बेसिक नेचर की बात कर रहे हैं। अब इस कैटाइन की स्टेबिलिटी कौन डिसाइड करेगा, आर ग्रुप। और यहाँ आर ग्रुप का कैसा इफेक्ट होता है, +I। इधर भी आर ग्रुप का +I इफेक्ट है, इधर भी आर ग्रुप का +I इफेक्ट है और यहाँ हाइड्रोजन का न्यूट्रल इफेक्ट है। यहाँ 3 साइड से आर ग्रुप का +I पावर लग रहा है। +I पावर, +I वाले ग्रुप कैसा चार्ज क्रिएट करेंगे, नेगेटिव। तो पॉजिटिव का जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज होगा, कैटाइन का स्टेबिलिटी जो होगा वो इंक्रीज होगा। तो अगर अपन इंडक्टिव इफेक्ट ही बेसिक नेचर डिसाइड करता है तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, फर्स्ट बात यहाँ पे बेसिक नेचर में अगर इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I पावर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I पावर। अगर +I पावर इंक्रीज होगा तो बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। तो अगर इंडक्टिव इफेक्ट से ही डिसाइड होना है तो अपन बोलेंगे इसके अकॉर्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग एमीन होगा टर्शरी, इज ग्रेटर देन सेकेंडरी, इज ग्रेटर देन प्राइमरी, इज ग्रेटर देन अमोनिया। अब देखिए कोई एक ही फैक्टर नहीं है जो एक्वस मीडियम के अंदर बेसिक नेचर डिसाइड करेगा। अब एक इफेक्ट और भी काम करता है जिसको अपन बोलते हैं स्टेरिक इफेक्ट। सेकंड अपन बात करते हैं स्टेरिक इफेक्ट। अब ये क्या होता है स्टेरिक इफेक्ट, अब देखिए ये जब इस पे प्रोटॉन अटैक करेगा तो इस नाइट्रोजन पे 3 साइड में R ग्रुप लगे हुए हैं, 3 R ग्रुप लगे हुए हैं इस नाइट्रोजन पे। तो बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और सेकंड पीरियड के एलिमेंट का साइज कैसा होता है, स्मॉल।
और अगर मैं सबसे छोटा R ग्रुप भी लेता हूँ तो वो आपके पास होता है CH3। CH3 का मतलब इस नाइट्रोजन से अटैच है कार्बन। तो एक नाइट्रोजन और एक कार्बन के साइज की बात है तो अपन बोलेंगे नाइट्रोजन का जो साइज होगा वो स्मॉल होगा। और इस स्मॉल नाइट्रोजन पे कितने कार्बन अटैच हैं, कितने कार्बन लगे हुए हैं, 3 कार्बन। तो बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है, तो कोई भी प्रोटॉन जो होगा वो आपने कहा ईजिली अटैक नहीं कर पाएगा अगर इस नाइट्रोजन पे बहुत ज़्यादा क्राउडिंग होगी। तो डेफिनेटली स्टैटिक इफेक्ट भी अपना रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पे स्टैटिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग अपन बोलेंगे एमीन्स का जो बेसिक नेचर है वो आपने कहा अमोनिया इज ग्रेटर देन प्राइमरी, इज ग्रेटर देन सेकेंडरी, इज ग्रेटर देन टर्शरी। इंडक्टिव ने क्या बोला साहब, टर्शरी एमीन सबसे स्ट्रांग बेसिक नेचर का होता है। स्टैटिक इफेक्ट क्या बोल रहा है, अमोनिया सबसे स्ट्रांग बेसिक नेचर का होता है। अब देखिए अपन इसका एक्वस मीडियम के अंदर सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो सॉल्यूशन बना रहे हैं तो एक इफेक्ट और इम्पॉर्टेंट है जो वर्क करता है, सॉल्वेशन इफेक्ट। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे सॉल्वेशन का, सॉल्वेशन इफेक्ट। अब वाटर के अंदर अपन सॉल्यूशन बना रहे हैं तो वाटर इन कैटाइन के साथ क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। तो आपने कहा इसमें 4 हाइड्रोजन है तो ये 4 साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, इसमें 3 साइड से बनेगा, इसमें 2 साइड से बनेगा, इसमें 1 साइड से बनेगा। मतलब इस कैटाइन का सॉल्वेशन सबसे ज़्यादा होगा और कैटाइन जितना सॉल्वेटेड होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो सॉल्वेशन इफेक्ट ये बोलता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग एमीन कौन सा होगा, अमोनिया इज ग्रेटर देन प्राइमरी, इज ग्रेटर देन सेकेंडरी, इज ग्रेटर देन टर्शरी। तो यहाँ अपन बोल सकते हैं कि जो बेसिक नेचर है, बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेशन। सॉल्वेशन जितना अच्छा होगा कैटाइन उतना ही मोर स्टेबल बनेगा। और यहाँ पे आपने कहा स्टेरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ, बेसिक नेचर, बेसिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होगा अगर नाइट्रोजन पे, तो बेसिक नेचर जो होगा वो डिक्रीज होगा। वापस देखिए इंडक्टिव ने क्या बोला, टर्शरी एमीन सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर का है। स्टेरिक क्या बोल रहा है, नहीं साहब अमोनिया सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर का है। फिर आपके पास होता है सॉल्वेशन, सॉल्वेशन बोल रहा है अमोनिया सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर का है। एक फैक्टर इसमें और वर्क करता है वो होता है एमीन इन्वर्जन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें एमीन इन्वर्जन। इसको एमीन इन्वर्जन भी बोल सकते हैं या अपन फ्लिपिंग भी बोल देते हैं या पिरामिडल इन्वर्जन भी बोला जाता है। अब इसमें क्या होता है देखिए, जैसे आपके पास है ये नाइट्रोजन है और यहाँ आर ग्रुप लगा हुआ है, R1 है, R2 है, R3 है और यहाँ पे ये लॉन पेयर है और इस पे अपन प्रोटॉन का अटैक करा रहे हैं, इस पे H+ का अटैक करा रहे हैं। अब क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन पे लॉन पेयर होता है वो बिल्कुल ऐसा फिक्स नहीं होता, ये लॉन पेयर जो है वो इस तरह से रहता है। तो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है ये इन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे ये मॉलिक्यूल जो होता है ये इसमें चेंज हो जाता है, इस तरह का सिस्टम क्रिएट हो जाता है। अब ये जैसे ही H+ इसके पास आता है ये तुरंत क्या होगा, पलट जाएगा। अब ये H+ इसके पास जाएगा तो ये फिर तुरंत पलट जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एमीन इन्वर्जन होगा। अब आप देखिए एमीन इन्वर्जन अमोनिया में ज़्यादा होगा या टर्शरी एमीन में ज़्यादा होगा। तो आपने कहा जैसे जैसे मैं R ग्रुप लगाता जाऊँगा तो सिस्टम कैसा होगा, हेवियर होगा, तो इन्वर्जन क्या होगा, कम होगा। तो एमीन इन्वर्जन या फ्लिपिंग ये बोल रहा है बेसिक नेचर का जो ऑर्डर होना चाहिए वो आपने कहा सबसे ज़्यादा इन्वर्जन हमें किस में मिलेगा, अमोनिया में। तो इसके अकॉर्डिंग जो बेसिक नेचर है वो टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी, इज ग्रेटर देन प्राइमरी, इज ग्रेटर देन अमोनिया। इंडक्टिव ने क्या बोला, टर्शरी एमीन सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर का होगा। स्टेरिक इफेक्ट क्या बोल रहा है, अमोनिया सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर का है। सॉल्वेशन क्या बोल रहा है, अमोनिया सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर का है। और फ्लिपिंग क्या बोल रहा है कि टर्शरी एमीन जो है वो अमोनिया से स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर का होगा। अमोनिया के अंदर आपने कहा फ्लिपिंग ज़्यादा होगा, जैसे जैसे आर ग्रुप में इंक्रीज करूँगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, हैवियर होगा, तो फ्लिपिंग जो होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब इसमें देखिए हमने इस चीज़ को आगे स्टीरियो में आइसोमेरिज्म एक चैप्टर था, वहाँ पे भी अपन ने फ्लिपिंग की बात की थी
ये फ्लिपिंग कहाँ कहाँ पॉसिबल है। सेकंड पीरियड के एलिमेंट जिनके पास 3 तो बॉन्ड पेयर होने चाहिए और एक आपके पास लॉन पेयर होना चाहिए, तो नाइट्रोजन ये शो कर रहे हैं, या कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लगाऊंगा तो वो भी शो करेंगे। तो ये नाइट्रोजन अभी sp3 है, यहाँ से आपने कहा ये लॉन पेयर ऐसा है, जैसे 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 ये टर्न होगा तो एक सिचुएशन आएगी जिसमें नाइट्रोजन कैसा हाइब्रिडाइज हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, फिर वो किस में चला जाएगा, वापस इन्वर्ट होके sp3 में चला जाएगा। तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा कि इसका एक फॉर्म है, फिर वो sp2 बनेगा और वापस वो किस में चेंज होगा, sp3 के अंदर। इस तरह से आपके पास ये सिचुएशन होती है। ये आपके पास लॉन पेयर है, ये मैंने R1 दिया, ये आपके पास R2 है और ये R3 है। तो यहाँ एक TS जो बनेगा आपके पास वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपके पास होगा यहाँ R1, ये R2 और ये R3 और ये आपके पास यहाँ पे लॉन पेयर है, और एक इसका ये जब चेंज होगा इन्वर्ट होगा तो ये आपके पास नाइट्रोजन, ये लॉन पेयर, इधर आपके पास R1, ये R2 और ये R3, और ये रूम टेम्परेचर पे ही इंटरचेंज हो जाते हैं, इनको अपन सेपरेट आउट नहीं कर सकते। इसलिए नाइट्रोजन के 4 साइड में आपको डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, फिर भी ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते। ऐसी बात हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में किया हुआ है। और कौन फ्लिपिंग शो करते हैं कौन नहीं करते, उस तरह की बात भी अपन आइसोमेरिज्म में कर चुके हैं। तो देखिए वापिस एक बार रिपीट करें, इंडक्टिव ने बोला टर्शरी एमीन सबसे स्ट्रांग, स्टेरिक ने बोला नहीं साहब अमोनिया सबसे स्ट्रांग, सॉल्वेशन बोल रहा है अमोनिया सबसे स्ट्रांग हो गया, और एमीन इन्वर्जन ने बोला कि टर्शरी एमीन सबसे स्ट्रांग बेसिक नेचर का होगा। देखिए जो इसका रिजल्ट है कि कौन सी एमीन सबसे स्ट्रांग बेसिक नेचर का है, रिजल्ट क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल है, आपको याद रखना है इसमें। तो बेसिक नेचर अगर मैं एक्वस फेज में बात करता हूं तो आर ग्रुप पे डिपेंड करता है। तो अगर मैंने आर ग्रुप आपको CH3 दिया, आर ग्रुप अगर अपन मिथाइल ले लेते हैं तो बेसिक नेचर का जो ऑर्डर होता है सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन आपके पास होगा टर्शरी। और अगर आर ग्रुप में इथाइल लेता हूं, आर ग्रुप आपके पास इथाइल है, तो ऑर्डर आपके पास होगा सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शरी इज ग्रेटर देन क्या होगा, प्राइमरी। और अगर मैंने आर ग्रुप आपको आइसोप्रोपाइल दिया, आइसोप्रोपाइल अगर मैंने आपको दिया, तब अपन बोलेंगे इस केस के अंदर प्राइमरी इज ग्रेटर देन अमोनिया इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शरी। और अगर आर ग्रुप में आपको टर्शरी ब्यूटाइल देता हूं, तब आपके पास अमोनिया इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शरी। ये मिथाइल और इथाइल के जो केसेस हैं ये बहुत बार एग्जाम के अंदर आए हैं, आपको याद ही रखना है। अगर मिथाइल है आर ग्रुप तब तो आपको नंबर याद रखना है 213, और अगर इथाइल है तो हायर नंबर याद रखना है 231। रिजल्ट जो है आपके पास वो एक्सपेरिमेंटल होगा। कुछ क्वेश्चंस की बात अपन करते हैं। इसमें एक बात और भी याद रखना है कि अगर कोई बेसिक नेचर गैस फेज में बात करेगा, बेसिक नेचर गैस फेज के अंदर, तो गैस फेज के अंदर कोई सॉल्वेशन वगैरह इफेक्ट काम नहीं करेगा। तो गैस फेज में तो आपको याद रखना है टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन अमोनिया। जब भी कोई फेज मेंशन नहीं होगा क्वेश्चन में, जब भी वो बेसिक नेचर की बात करेगा और कोई फेज उसने नहीं लिखा हुआ, तो अपन क्या लेके चलेंगे, एक्वस फेज ही लेके चलेंगे। गैस फेज आपको तभी लेना है जब उस क्वेश्चन में क्या होगा, मेंशन होगा। हेडिंग बनाइए, अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर केबी। केबी का मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। जैसे अपन के की बात कर रहे थे वैसे ही अपन बोलेंगे केबी। जो स्ट्रांग बेस होगा उसका केबी ज़्यादा होगा, जिसका केबी ज़्यादा होगा उसका पीएच जो होगा वो, उसका पीके भी जो होगा वो आपने का कम होगा, और स्ट्रांग बेस का जो पीएच है वो हाई होगा। तो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक बार आप आंसर लिखिए फिर अपन बात करते हैं। सभी में आपको बेसिक नेचर का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। अभी देखिए अपन बेसिक नेचर इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन में बात कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन लिए। आगे रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन में बहुत तरह के क्वेश्चंस की बात अपन करने वाले। एक बार आप आंसर लिखिए फिर अपन चेक करते हैं। फर्स्ट में देखिए
यहाँ पे आपने कहा आपको तो ऐसा देखना है कि कौन अपना लॉन पेयर इजीली डोनेट करेगा। या तो आप लुईस बेस देख लीजिए या प्रोटॉन का अटैक करा के कैटायन बना लीजिए, उस कैटायन का स्टेबिलिटी चेक कर लीजिए। मैं यहाँ पे लुईस बेस देख रहा हूँ कि कौन अपना लॉन पेयर किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को इजीली डोनेट करेगा। यहाँ क्लोरीन का कैसा पावर है -I, और यहाँ OH का भी कैसा पावर है -I। -I बगल वाले नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज क्रिएट करेंगे, पॉजिटिव, और यहाँ भी चार्ज क्रिएट होगा पॉजिटिव। Cl का, क्लोरीन का जो -I है वो OH से ज़्यादा है, तो -I जो होगा वो अगर इंक्रीज होगा तो बेसिक नेचर जो होगा वो आपने का डिक्रीज होगा। तो फर्स्ट और सेकंड में जो ऑर्डर आपके पास आएगा, सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। यहाँ नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है, इस केस में भी लॉन पेयर है और यहाँ भी लॉन पेयर है। आपको तो देखना है कौन अपना लॉन पेयर इजीली डोनेट करेगा। तो आपको नोटिस करना है किस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कौन करेगा, +I या -I? +I, क्योंकि +I वाले नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, -I वाले पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ से कंपेयर करें तो यहाँ आपने का ऑक्सीजन का पावर आ गया -I, इधर भी ऑक्सीजन का पावर आ गया -I। अब आपने कहा यहाँ कौन डोमिनेट करेगा, डिस्टेंस। इस NH ग्रुप से इस ऑक्सीजन का डिस्टेंस पास में है, तो यहाँ इसका -I इससे ज़्यादा होगा, और अगर -I इंक्रीज होगा तो बेसिक नेचर जो होगा वो डिक्रीज होगा। और यहाँ तो +I वाले ग्रुप लगे हैं, तो सबसे स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड इज ग्रेटर देन आपके पास थर्ड हो जाएगा। जैसे ही अपन रेजोनेंस पढ़ेंगे तो थर्ड वाला जो क्वेश्चन होगा उसको आगे जाके मैं रेजोनेंस से ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सीधा सीधा मैं ऐसा बोला करूंगा कि ये जो नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है वो C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस में है। जब इसका लॉन पेयर डीलोकेलाइज हो रहा है तो अपना लॉन पेयर किसी को इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी अपन इंडक्टिव से बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ इथाइल ग्रुप का तो मैंने पावर लिख दिया +I, और इस कीटोनिक ग्रुप का सीरीज में देखना पावर होता है -I। तो बेसिक नेचर का ऑर्डर फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड। यहाँ पे भी देखिए इंडक्टिव से अगर अपन एक्सप्लेन करें तो C डबल बॉन्ड C का पावर होता है -I, C ट्रिपल बॉन्ड C का पावर भी होता है -I, और इथाइल का जो पावर होगा वो आपके पास होगा +I। +I वाला बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा। तो थर्ड सबसे पहले आ गया। ट्रिपल बॉन्ड sp हाइब्रिडाइज कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 से ज्यादा है, तो फर्स्ट इज ग्रेटर देन आपके पास सेकंड। अब देखिए मैंने डिफरेंट टाइप का नाइट्रोजन आपको दिया नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये वाला जो नाइट्रोजन है ये आपको दिख रहा है sp3 हाइब्रिडाइज है, ये जो नाइट्रोजन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, 1 पाई बॉन्ड है, और ये जो नाइट्रोजन है वो sp हाइब्रिडाइज है। परसेंटेज ऑफ s करेक्टर इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा तो लॉन पेयर डोनेट करने की जो टेंडेंसी है वो आप बोलोगे डिक्रीज होगा। तो इसके अंदर फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड इज ग्रेटर देन थर्ड। ये वाला जो नाइट्रोजन है ये आपके पास हो गया sp3, इधर जो नाइट्रोजन है वो आपने कहा sp2, और ये नाइट्रोजन जो होगा वो sp। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है sp इज ग्रेटर देन sp2 इज ग्रेटर देन sp3। sp हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अगर एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम का ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी होगी वो कम होगी। ये आपके पास सेकेंडरी अमीन है और इसमें 2 साइड से मिथाइल ग्रुप का +I इफेक्ट लग रहा है, इस साइड से भी और इस साइड से। ये आपके पास प्राइमरी अमीन है, 2 कार्बन का +I इफेक्ट लग रहा है 1 साइड से। ये अमोनिया हो गया और ये मिथाइल अमीन है, यहाँ भी आपने का +I इफेक्ट। तो अभी हमने एक बात याद रखा था, चाहे मिथाइल हो चाहे इथाइल हो, सेकेंडरी अमीन जो होगा वो मोर बेसिक होगा। तो यहाँ पे आपने का सेकेंडरी अमीन सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर का हो गया फर्स्ट इज ग्रेटर देन। इथाइल का +I पावर मिथाइल से ज़्यादा है, +I वाला नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, ये अपना लॉन पेयर जो होगा वो इजीली डोनेट करेगा। इज ग्रेटर देन आपने का सेकेंड, इज ग्रेटर देन 4, इज ग्रेटर देन आपके पास थर्ड। 7 क्वेश्चन भी अपन इंडक्टिव से बता देते हैं। आप डिस्टेंस सबसे पहले नोटिस कीजिए, थर्ड नंबर पे Cl का -I पावर लग रहा है, इधर भी थर्ड नंबर पे NO2 का -I पावर लग रहा है, और यहाँ पे आपके पास जो पावर है वो +I है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर का हो गया थर्ड। डिस्टेंस सेम है तो पावर कंसीडर करेंगे, तो NO2 का -I Cl से ज़्यादा है, -I बेसिक नेचर को कम करेगा, ये फर्स्ट हो गया, देन आपके पास सेकंड। तो इस तरह से अपन इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे
बेसिक नेचर जो है वो कंपाउंड्स का डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन में थर्ड नंबर पे अपन बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का मतलब आर पॉजिटिव। कार्बोकैटायन मीन्स कार्बन पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, उसकी स्टेबिलिटी की अपन बात कर रहे हैं। और कैसी भी स्पीसीज हो जिसपे चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, ठीक है, स्टेबिलिटी की जब भी बात होगी चार्ज की क्वांटिटी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो अपन कहेंगे अगर प्लस आई वाले ग्रुप लगाऊंगा तो प्लस आई वाले कैसा चार्ज क्रिएट करेंगे, नेगेटिव, तो पॉजिटिव की क्वांटिटी कम होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई पावर, और अपन लिख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई पावर। अगर माइनस आई आपने इंक्रीज कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, तो स्टेबिलिटी जो होगा वो आपने का कार्बोकैटायन का डिक्रीज होगा। जैसे मैंने आपको कुछ कार्बोकैटायन दिए, एक आपके पास ऐसा कार्बोकैटायन है, एक कार्बोकैटायन कुछ इस टाइप का है, एक कार्बोकैटायन मैंने आपको ऐसा दिया, और एक कार्बोकैटायन आपके पास ये। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और यहां पे अपन बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो आप देखिए कहां प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा अप्लाई हो रहा है। तो यहां पे अपन नोटिस करेंगे टू साइड से मिथाइल ग्रुप का कैसा इफेक्ट लगेगा, प्लस आई, और प्लस आई वाले यहां कैसा चार्ज क्रिएट करेंगे, नेगेटिव। यहां ये इफेक्ट आपने कहा थ्री साइड से लगेगा, यहाँ पे ये इफेक्ट ओनली वन साइड से लगेगा, और यहाँ हाइड्रोजन का न्यूट्रल इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा। जैसे ही अपन हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे तो यहाँ आगे जाके मैं जो बात करने वाला हूँ वो हाइपर कंजुगेशन से ही अपन बात करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास सबसे स्ट्रांग हो गया सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट इज ग्रेटर देन थर्ड, और ये आपके पास फोर्थ। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल अपन और बना सकते हैं। यहाँ पे ये आपके पास है फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ये जो कार्बोकैटायन है ये सेकेंडरी है, ये आपके पास टर्शरी है और ये प्राइमरी है। तो स्टेबिलिटी का अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको लिखना है तो अपन बोलेंगे टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन आपके पास हो जाएगा प्राइमरी। तो एक जनरल ऑर्डर अगर अपन बात करें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए तो ये ऐसी बात अपन कर सकते हैं, टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन CH3+। और देखिए इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिया हुआ है कभी, ये कुछ कैटाइन दे रखे हैं, इनकी स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको लिखना है। तो यहां देखिए आप 2Cl का माइनस आई पावर लग रहा है, और माइनस आई वाले यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेंगे। यहाँ NO2 का माइनस आई पावर है, ठीक है, ये भी आपने का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लेके आएगा, चार्ज की क्वांटिटी बढ़ाएगा। यहाँ भी NO2 का माइनस आई पावर है। सबसे पहले डोमिनेट क्या करेगा, डिस्टेंस। यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज नंबर 2 पर है, इधर भी नंबर 2 पे है। तो एक अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट के फर्स्ट वाले लेक्चर में देखा था डिस्टेंस। डिस्टेंस के बाद है नंबर। यहाँ NO2 का एक ही ग्रुप लगा हुआ है जिसका माइनस आई पावर है, और यहाँ दो ग्रुप लगे हैं। मल्टीपल का माइनस आई सिंगल से ऑलवेज ज्यादा होगा, तो माइनस आई इंक्रीज होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, स्टेबिलिटी जो होगा वो डिक्रीज होगा। तो ऑर्डर जो बनाएंगे सबसे मोर स्टेबल आपके पास थर्ड इज ग्रेटर देन सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। और ये तो मैंने यहाँ स्टेबिलिटी का हेडिंग बनाया। कभी अगर हेडिंग है मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो अपन बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई पावर। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई पावर, क्योंकि माइनस आई वाले जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेंगे, तो मैग्नीट्यूड जो पॉजिटिव चार्ज का है वो आपने कहा इंक्रीज होगा। एक लास्ट एप्लीकेशन की बात अपन और कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। कार्बेनाइन का मतलब R नेगेटिव। अब देखिए स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं तो चार्ज की क्वांटिटी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब चार्ज की क्वांटिटी कौन कम करेगा, प्लस आई वाला या माइनस आई वाला? तो प्लस आई वाला तो आप देखोगे चार्ज कैसा क्रिएट करेगा, नेगेटिव। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन आयन
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई पावर या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई पावर। माइनस आई वाला कैसा चार्ज क्रिएट करेगा? पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव की क्वांटिटी है वो कम होगा, एनाइन का जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होगा। और यहाँ प्लस आई वाले जो चार्ज है वो कैसा क्रिएट करेंगे? नेगेटिव। तो चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी जो होगा वो कम होगा। और अगर कभी कहीं मैग्नीट्यूड की बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो अपन बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई पावर। प्लस आई वाला नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी को इंक्रीज करेगा। तो यहां अगर कोई जनरल ऑर्डर की बात है तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, ये CH3 नेगेटिव इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शरी। ये जो ऑर्डर लिख रहा हूं ये जनरल का मतलब यहाँ पे क्या है? एक एनाइन है प्राइमरी जिसमें 4 कार्बन है, एक एनाइन है सेकेंडरी उसमें भी 4 कार्बन है, और एक एनाइन है टर्शरी उसमें भी 4 कार्बन है। तब अपन ऐसा बोल सकते हैं CH3 नेगेटिव इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शरी। जैसे मैंने आपको एक कार्बेनाइन दिया ऐसा, एक आपके पास है CH3 नेगेटिव, ये कुछ कार्बेनाइन दिए हैं फर्स्ट, और ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब देखिए यहाँ 3 साइड से R ग्रुप का कैसा इफेक्ट लग रहा है? प्लस आई। और प्लस आई वाले कैसा चार्ज क्रिएट करेंगे? नेगेटिव। तो नेगेटिव का क्वांटिटी इंक्रीज होगा, कार्बेनाइन का स्टेबिलिटी जो होगा वो डिक्रीज होगा। यहाँ आप बोलोगे ये इफेक्ट अपन कितने साइड से अप्लाई कर रहे हैं? 2 साइड से। यहाँ ये इफेक्ट ओनली 1 साइड से लग रहा है, और यहाँ हाइड्रोजन का न्यूट्रल फिट। तो अगर मैं स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर मेरे को मेंशन करना है तो अपन बोलेंगे सेकंड सबसे मोर स्टेबल, फिर जिसमें प्लस आई सबसे कम लग रहा है, फर्स्ट इज ग्रेटर देन, थर्ड इज ग्रेटर देन क्या होगा? 4। ये स्टेबिलिटी का आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा। जैसे आपको मैंने ऐसा कोई प्रॉब्लम दिया यहाँ पे, ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड, इसमें भी स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको देखना है। यहाँ पे भी अपन बोलेंगे ऑक्सीजन का कैसा पावर होता है? माइनस आई। नाइट्रोजन का भी होगा माइनस आई, और यहाँ R ग्रुप का प्लस आई। तो माइनस आई वाले यहाँ कैसा चार्ज क्रिएट करेगा? पॉजिटिव। फिर जितना पॉजिटिव यहाँ होगा उससे कम यहाँ होगा, क्योंकि आपको मालूम है इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस के साथ होगा, डिक्रीज होता जाएगा। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, ऑक्सीजन का माइनस आई नाइट्रोजन से ज़्यादा है, तो यहाँ माइनस आई सबसे ज़्यादा। एनाइन का स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, क्योंकि डिस्टेंस दोनों का क्या है? सेम है। तो यहाँ पे आ गया फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड इज ग्रेटर देन थर्ड। तो इंडक्टिव इफेक्ट की जो एप्लीकेशन है वो फर्स्ट हमने देखा था स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंड एप्लीकेशन आज आपने इस लेक्चर में देखा है बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स, और वो जो ऑर्डर है वो एक्सपेरिमेंटल है। आपको याद ही रखना है कि अगर मिथाइल है तो 213, अगर R ग्रुप इथाइल लेके चलेंगे तो 231, और अगर आइसोप्रोपाइल लेंगे तो प्राइमरी इज ग्रेटर देन अमोनिया इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शरी, और अगर R ग्रुप टर्शरी ब्यूटाइल है तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एमीन जो होगा वो अमोनिया इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शरी। फिर उसके बाद था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइड, फिर एक लिया आपने स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन। जैसे जैसे अपन आगे के इफेक्ट की बात करेंगे, प्लस एम माइनस एम प्लस एच माइनस एच, तो इंडक्टिव इफेक्ट का जो वेटेज है मैं आपको बताऊंगा बहुत ही कम होगा। तो हम इसको धीरे धीरे अगर कोई दूसरे इफेक्ट उस मॉलिक्यूल के अंदर, उस कंपाउंड में, उस स्पीसीज में, उस रेडिकल में अगर अप्लाई हो रहे होंगे तब अपन इंडक्टिव इफेक्ट को वेटेज वहाँ पे नहीं देंगे। तो अब अपन वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, वो है रेजोनेंस ऑब्लिक मीजोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस ऑब्लिक मीजोमेरिक इफेक्ट। जब भी इफेक्ट वर्ड लगेगा तो सिस्टम के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर क्या क्रिएट होगा? चार्ज क्रिएट होगा। जैसे अपन प्लस आई और माइनस आई की बात कर रहे थे इस टॉपिक के अंदर, अपन प्लस आर, अगर रेजोनेंस इफेक्ट की बात करूंगा तो मैं प्लस आर और माइनस आर रेजोनेंस इफेक्ट की अगर बात करेंगे, या मीजोमेरिक इफेक्ट की बात करेंगे तो प्लस एम और माइनस एम ऐसा बोलेंगे। अब देखिए जो रेजोनेंस है ये 2 सब्जेक्ट का मिक्सचर होता है। रेजोनेंस जो है वो 2 सब्जेक्ट का मिक्सचर होता है।
एक आपके पास टॉपिक इसमें काम करता है फिजिक्स और एक टॉपिक इसमें काम करता है मैथ्स। फिजिक्स से रिलेटेड जो टॉपिक यहाँ वर्क करता है रेजोनेंस में वो होता है पोटेंशियल एनर्जी। वो टॉपिक आपके पास होता है पोटेंशियल एनर्जी। और मैथ्स से रिलेटेड जो टॉपिक काम करता है वो आपके पास होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एक मॉलिक्यूल है उसको बहुत तरह से अपन प्रेजेंट कर सकते हैं। एक मॉलिक्यूल के बहुत तरह से प्रेजेंटेशन है। उस मॉलिक्यूल का सबसे बेटर रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, कौन उसको सबसे अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर पाएगा, जिसका पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम, जिसके होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। और वो उस मॉलिक्यूल का सबसे बेटर रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको मैं बोला करूँगा कि ये हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड है। और अगल बगल में ये जो जितनी भी स्ट्रक्चर आपको मिलेंगी ये अपन बोलेंगे कैसे स्ट्रक्चर होंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। तो यही अपन आगे के टॉपिक में सब करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। रिएक्शन मैकेनिज्म में भी इसका बहुत यूज़ में आने वाला है ये टॉपिक। तो सबसे पहले जो मैं हेडिंग बना रहा हूँ वो आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी एंड चार्ज डिस्पर्शन। फर्स्ट हेडिंग बना लीजिए इसमें पोटेंशियल एनर्जी एंड चार्ज डिस्पर्शन। पोटेंशियल एनर्जी एंड चार्ज डिस्पर्शन। देखिए क्या है इसमें, जैसे मैंने आपको ये कोई सिस्टम दिया, यहाँ पे ये कोई आपके पास सिस्टम है, इसको मैं प्लस क्यू अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज सप्लाई कर रहा हूं जो पूरे सिस्टम पे एटम पे स्प्रेड हो गया। और सपोज मैंने इसको प्लस क्यू डैश से इंक्रीज कर दिया, प्लस क्यू डैश चार्ज मैंने और सप्लाई कर दिया, तो आपने कहा कुछ ऐसा हो गया। तो ओवरऑल अपन इसमें क्या बोलेंगे कि साहब क्यू नेट जो है वो आपने कहा इंक्रीज हुआ। क्यू नेट इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगा, चार्ज प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम। तो अपन बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होगा वो इंक्रीज होगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आपने कहा पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो इंक्रीज होगा, जो स्टेबिलिटी होगा वो आपने कहा डिक्रीज होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा। अब इसमें देखिए मैं दो केसेस लेके चल रहा हूं। एक मैंने आपको ऐसा अरेंजमेंट दिया, एक आपके पास ये एटम है और एक इसमें कुछ मैं ऐसा एटम ले रहा हूं। एटम है तो नो डाउट इनके न्यूक्लियस होंगे पॉजिटिवली चार्ज, ये भी आपने कहा पॉजिटिवली चार्ज और ये भी पॉजिटिवली चार्ज। और फिगर में ही आपको दिख रहा है, अगर यहाँ डिस्टेंस आपको R1 दिख रहा है और यहाँ जो डिस्टेंस है वो R2 है, तो यहाँ R2 इज ग्रेटर देन आपके पास R1। एक ये वाला जो सिस्टम है इसको अपन A बोल देते हैं और ये वाला सिस्टम आपके पास B है। और रेडियस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या रिलेशन होता है, अपन ऐसा बोलते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अगर किसका रेडियस ज़्यादा है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। तो ए और बी के अंदर अपन बोलते हैं ए का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है, जो भी एटम है ये, और बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कंपैरिजन में कम है। अब मैंने क्या किया, जो ए वाला सिस्टम है इसको प्लस क्यू अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज सप्लाई किया जो पूरे एटम पे आपने का स्प्रेड हो गया, पूरे एटम पे स्प्रेड हो गया। जितना मैंने पॉजिटिव चार्ज इसको सप्लाई किया सेम अमाउंट का मैंने इसको भी सप्लाई किया, लेकिन यहाँ सर्कमफेरेंस ज़्यादा है, चार्ज डेंसिटी कम होगा। यहाँ जब मैं चार्ज सप्लाई करूंगा तो कुछ ऐसा होगा। अब आप देखिए ए के लिए पहले अपन लिख रहे हैं, ये न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और आउटर मोस्ट पे भी पॉजिटिव चार्ज है और डिस्टेंस कम है। तो ए के लिए अपन लिखते हैं, ए के लिए ओवरऑल क्यू नेट जो होगा वो आपने का इंक्रीज हो गया। क्यू नेट इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपने का इंक्रीज होगा, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास इंक्रीज होगा और जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होगा।
क्यू नेट इंक्रीज किया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हुआ, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा, स्टेबिलिटी जो होगा वो डिक्रीज होगा। इसमें देखिए डिस्टेंस ज़्यादा है और चार्ज डेंसिटी आउटर मोस्ट पे बहुत कम है, लेकिन न्यूक्लियस पे पॉजिटिव है, बाहर भी पॉजिटिव है, तो यहाँ भी अपन बोलते हैं ओवरऑल जो हुआ वो क्यू नेट जो हुआ वो इंक्रीज हुआ। तो यहाँ भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बढ़ गया, पोटेंशियल एनर्जी आपने कहा इंक्रीज हो गया और स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो गया। यहाँ मैंने डबल एरो से डिक्रीज किया हुआ है, वहाँ मैंने सिंगल एरो से डिक्रीज किया हुआ है, वो चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो अगर एक सिस्टम ए है और एक सिस्टम आपके पास बी है, तो आपने कहा ये जो ए वाला सिस्टम है ये वाला तो आपने कहा लेस स्टेबल है, और ये जो सिस्टम है कंपैरिजन में आपने कहा मोर स्टेबल है, ये वाला सिस्टम मोर स्टेबल है। अब देखिए जरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, तो आपको पता है भाई एक ही ज्यादा है जिसका रेडियस कम है। तो ये एक रिजल्ट आ गया कि जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, लेस स्टेबल। जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगा उस पे पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल। पॉजिटिव चार्ज ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज लेस स्टेबल। तो यहाँ अपने इससे जो अपना रिजल्ट आ रहा है जो अपने को आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यूज में लेना है वो आप लिखिए पॉजिटिव चार्ज ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज लेस स्टेबल। जैसे मैंने आपको ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है इसमें पॉजिटिव दे दिया, एक डबल बॉन्डेड कार्बन है इस पे पॉजिटिव दे रखा है, एक ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है इस पे मैंने पॉजिटिव देखा है। तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस पे पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो लेस स्टेबल होगा। तो ये वाला स्पीसीज अपन बोलेंगे लेस स्टेबल है, और कंपैरिजन में ये जो कैटायन बनाया मैंने ये आपने कहा मोर स्टेबल है। इसी तरह देखिए जब आगे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे, एक स्ट्रक्चर कोई बना जिसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, एक स्ट्रक्चर बना जिसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस पे पॉजिटिव चार्ज याद रखना है लेस स्टेबल होगा। अब देखिए एक केस इसमें और बनाते हैं। एक वही मैंने फिर आपको दो सिस्टम दिए, एक आपके पास ये ए है और ये आपके पास बी है, और ये इनके न्यूक्लियस हैं जो पॉजिटिवली चार्ज हैं। यहाँ पे वही डिस्टेंस आपको r1 दिख रहा है और ये जो डिस्टेंस है ये r2 दिख रहा है। ये आपके पास A और ये B। आपने कहा यहाँ डिस्टेंस रेडियस कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A का ज़्यादा होगा, कंपैरिजन में B का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होगा। अब मैंने A वाला जो सिस्टम है उसको -q अमाउंट का नेगेटिव चार्ज सप्लाई किया, इसको मैंने -q अमाउंट का नेगेटिव चार्ज सप्लाई किया जो पूरे एटम पे आपने का स्प्रेड हो गया। जितना अमाउंट का आपने इसको दिया सेम अमाउंट का आपने इसको भी दिया। यहाँ सरकमफेरेंस ज्यादा है तो चार्ज डेंसिटी कम होगा। अब आप देखिए न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और आउटर मोस्ट पे नेगेटिव है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव को अपन पास पास लाते हैं तो चार्ज ट्रांसफर होता है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव को पास पास लाएंगे तो चार्ज ट्रांसफर होगा, और जब चार्ज ट्रांसफर होगा तो वो चार्ज की क्वांटिटी को कम करेगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो। तो यहाँ पे आप देखें इसके अंदर चार्ज ट्रांसफर प्रॉपर होगा। यहाँ पे अपन ऐसा कह सकते हैं कि जो चार्ज ट्रांसफर है वो प्रॉपर होगा क्योंकि डिस्टेंस कम है। यहाँ डिस्टेंस दूर है, यहाँ भी चार्ज ट्रांसफर होगा लेकिन उतना प्रॉपर नहीं होगा। तो मैं फर्स्ट के लिए क्या स्टेटमेंट बना रहा हूँ कि यहाँ पे आपने कहा जो क्यू नेट है वो डिक्रीज हुआ तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होगा वो डिक्रीज होगा, पोटेंशियल एनर्जी आपने कहा डिक्रीज होगा, तो स्टेबिलिटी जो है वो आपने कहा इंक्रीज होगा। इधर भी न्यूक्लियस पे पॉजिटिव है, आउटर मोस्ट पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी अपन बोलते हैं क्यू नेट जो होगा वो डिक्रीज होगा। यहाँ मैंने डबल एरो से डिक्रीज किया हुआ है, वहाँ सिंगल एरो से। पोटेंशियल एनर्जी आपने कहा डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, क्यू नेट डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पे आपने लिखा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, तो यहाँ स्टेबिलिटी जो होगा वो इंक्रीज होगा। तो एक सिस्टम आपके पास ए है
वो आपने कहा मोर स्टेबल है, ये आपने कहा मोर स्टेबल है। सिस्टम बोले तो यहाँ एटम ही है, और ये जो बी है वो आपने कहा लेस स्टेबल है। अब आप देखिए, जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस पर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, मोर स्टेबल। जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उस पर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, लेस स्टेबल। तो सेकंड स्टेटमेंट आपको क्या लिखना है, नेगेटिव चार्ज ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज मोर स्टेबल। नेगेटिव चार्ज ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज मोर स्टेबल। तो यहां पे आपने कहा, एक मैंने ऐसा सिस्टम आपको दिया, ये डबल बॉन्डेड कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, एक कोई ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, और जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस पे अपन बोलेंगे नेगेटिव चार्ज क्या होगा, मोर स्टेबल। ये वाला जो सिस्टम है ये आपने कहा मोर स्टेबल है। कंपैरिजन में ये वाला जो सिस्टम होगा ये आपके पास लेस स्टेबल है। आगे जब आप और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब अपन कंपेयर कर रहे होंगे इस टॉपिक के अंदर, हेडिंग भी लेंगे इस तरह का, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाया कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पे नेगेटिव चार्ज से मोर स्टेबल होगा। तो ये आपके पास दो स्टेटमेंट हो गए, पॉजिटिव चार्ज ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज लेस स्टेबल, नेगेटिव चार्ज ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज मोर स्टेबल। तो रेजोनेंस के अंदर हमारा ये फर्स्ट पॉइंट आ गया, पोटेंशियल एनर्जी एंड चार्ज डिस्पर्शन। नेक्स्ट देखिए, रेजोनेंस के अंदर जैसे आपके पास ये ए और बी, ए और ए लेते हैं अपन, दो एटम है, और इसके बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इक्वली शेयर्ड है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्या है, 0 है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो इक्वली शेयर्ड होगा। इसमें भी आपने कहा कोई चार्ज नहीं है यहाँ, और यहाँ भी आपने कहा कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ दो एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो आपने बोल दिया इक्वली शेयर्ड है। एक सिस्टम ऐसा है आपके पास, यहाँ मैंने आपको ए दिया और ये आपके पास बी है। ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और यहाँ एक स्टेटमेंट ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। बी का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ए से ज़्यादा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये आपने कहा किसकी तरफ शिफ्ट होगा, बी की तरफ। तो यहाँ आपने कहा डेल नेगेटिव आ गया, तो यहाँ क्या हो गया, डेल पॉजिटिव आ गया। यहाँ दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर्ड है, यहाँ दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन अनइक्वली शेयर्ड है। फर्स्ट वाला केस है जिसमें दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर्ड है। सेकेंड केस में दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन अनइक्वली शेयर्ड है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा उस साइड मूव कर जाएगा जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। तो क्या बात बोलनी है मेरे को, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो एटम के बीच में इक्वली और अनइक्वली शेयर्ड हो तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स को अपन बोलते हैं लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्या लिखना है आपको, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स whether they are same or different, then these electrons are known as localized electron. If electrons are shared between two atoms, whether they are same or different, then these electrons are known as localized electron. रेजोनेंस में ऐसे इलेक्ट्रॉन का कोई काम नहीं होता। अब देखिए, जो वर्क रेजोनेंस में होने वाला है अपन उसकी बात अपन करते हैं। एक मैं ऐसा केस आपको दे रहा हूँ, ये मैंने कोई अरेंजमेंट दिया आपको, ये CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2 पॉजिटिव, और यहाँ मैंने इन कार्बन को नंबर दे दिया, ये 1 और ये 2 और ये 3। अब आप देखिए, ये जो पाई बॉन्ड बनता है आपको पता ही होगा प्योर p ऑर्बिटल से बनता है। पाई बॉन्ड जो अपन फॉर्म करते हैं प्योर p ऑर्बिटल से बनेगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, ये एक प्योर p ऑर्बिटल है और ये आपने कहा एक प्योर p ऑर्बिटल है, और यहाँ पे CH2 पॉजिटिव का मतलब एक प्योर वैकेंट p ऑर्बिटल है, वैकेंट p ऑर्बिटल है। और ये जब साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेंगे तो यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा। तो पाई बॉन्ड बनता है साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से।
तो पाई बॉन्ड जो होता है वो एक वीक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। और बगल में आपको क्या दिख रहा है, वैक्यूम दिख रहा है। आप ऐसा समझिए जैसे मैंने आपको कोई ये चैम्बर दिया, ये कोई चैम्बर है, इसको मैं 2 चैम्बर में डिवाइड कर देता हूँ और यहाँ हाई प्रेशर पे मैंने कोई गैस फिल किया हुआ है, हाई प्रेशर पे गैस है और इस वाले चैम्बर में वैक्यूम है और ये एक नॉब है जो मैंने यहाँ से ओपन कर दिया। तो यहाँ से अपन बोलेंगे जो गैस होगा वो इस चैम्बर के अंदर मूव करेगा। बिल्कुल ऐसा ही रेजोनेंस के अंदर होगा। आपने कहा ये लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और बगल में वैक्यूम है, तो यहाँ से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ जाएगा और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर मूव करेगा। तो आपने कहा इधर चार्ज आ गया पॉजिटिव और ये CH डबल बॉन्ड CH2 इस तरह का फॉर्मेशन हो गया। इसमें अगर आपने देखा यहाँ से ये डेंसिटी इधर शिफ्ट हुआ तो आपके पास यहाँ पे ये तो वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो गया और ये CH और ये CH2 इन्होंने ये पाई बॉन्ड फॉर्म कर लिया। कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी। अब आप देखिए यहाँ जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में था, तो वहाँ पे वही पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में है, वही पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आपको दिख रहा है कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 से ज्यादा एटम के बीच में शिफ्ट होगा, इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स को अपन क्या बोलते हैं, डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपने कहा डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या बात हुई, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन मोर देन 2 एटम, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन मोर देन 2 एटम, देन दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉन एज डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन हो रहा होता है तो अपन बोलते हैं वो इलेक्ट्रॉन किस में, रेजोनेंस में। जिस भी इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन हो रहा होगा वो किस में होंगे, रेजोनेंस। डीलोकेलाइजेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 एटम के बीच में फिक्स नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 एटम से ज्यादा एटम के बीच में एग्जिस्ट कर रहा होगा तो अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, डीलोकेलाइजेशन होगा। तो आप लिख लीजिए इसमें, if electrons are shared between more than 2 atoms, if electrons are shared between more than 2 atoms, then these electrons are known as delocalized electron. Then these electrons are known as delocalized electron. If electrons are under delocalization, then it is said to be in resonance. जिस भी इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन हो रहा होगा अपन कहेंगे वो इलेक्ट्रॉन किस में है, रेजोनेंस में। वो पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो नेगेटिव चार्ज हो सकता है, वो लॉन पेयर हो सकता है, ये सब अपन आगे कंडीशंस में पढ़ेंगे। अब आप देखिए क्या ऐसा हो सकता है क्या कि सारी की सारी ये गैस इस चैम्बर में चली जाए, इस चैम्बर में चली जाए और यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाए। ऐसा नहीं होगा। इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश होगा। तो आप देखिए ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाए, एक बार मैंने इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो यहाँ चला गया, तो चार्ज का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, आपने कहा पॉजिटिव चार्ज इस एटम पे भी है और पॉजिटिव चार्ज इस एटम पे भी है। अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाता हूं, ये आपके पास है CH2, बेसिक स्ट्रक्चर बना दीजिए CH2, फिर आपके पास है यहाँ CH और फिर आगे है CH2। आप देखिए कहाँ कहाँ क्या चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पे कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है, मतलब डबल बॉन्ड है। यहाँ कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एक्चुअल में अपन बोल देंगे पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। इधर कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इधर कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में डबल बॉन्ड है। एक्चुअल में क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड। अब ये एक यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है, ये एक एटम पे फिक्स नहीं है, ये डीलोकेलाइज हो रहा है, तो चार्ज की क्वांटिटी पर एटम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और पर एटम जब डिक्रीज हो गया चार्ज तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो डीलोकेलाइजेशन जितना ज़्यादा होगा
चार्ज जितने ज़्यादा एटम पे ट्रांसफ़र होगा उसका स्टेबिलिटी जो है उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ अपन बोलेंगे 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको आइडेंटिकल दिख रहा है यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस और यहाँ भी वही है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आइडेंटिकल हैं। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आपने इक्वल डाल दिया, प्लस हाफ मैंने इधर दे दिया और प्लस हाफ मैंने इधर दे दिया, ठीक है, क्योंकि ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये आइडेंटिकल है। ये मॉलिक्यूल एक्चुअल में ऐसा होगा जब भी अपन किसी नेगेटिव स्पीसीज का अटैक करा रहे होंगे तो आपको ये दिखना चाहिए वहाँ पे अगर उसमें रेजोनेंस हो रहा है तो चार्ज एक जगह फिक्स नहीं है, चार्ज डीलोकेलाइज हो रहा है। तो आपने कहा नेगेटिव स्पीसीज यहाँ भी अटैक कर सकता है, तो नेगेटिव स्पीसीज यहाँ भी अटैक कर सकता है। तो जिसमें मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, जो जिसकी होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, वो उसका हाइब्रिड है। और ये जो स्ट्रक्चर हैं इनको अपन बोल देंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और बात करते हैं, देखिए, और आगे अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी वगैरह और स्ट्रक्चर बनाना वो सब अभी आगे कंडीशंस में देखेंगे। जैसे देखिए, एक मैंने आपको अरेंजमेंट ऐसा दिया, एक इस तरह का अरेंजमेंट मैंने आपको दिया CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर मैंने कहा CH डबल बॉन्ड CH और CH2 पॉजिटिव। अब आपने कहा यहाँ एक प्योर p ऑर्बिटल है, एक लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और ये बिल्कुल इसके पैरेलल ही वैकेंट p ऑर्बिटल है। ये डीलोकेलाइजेशन होगा भी तब कि जो ऑर्बिटल हैं वो सेम प्लेन के अंदर होने चाहिए, तभी ये बात हो सकती है। अगर किसी का प्लेन चेंज हो गया तो वहाँ पे फिर रेजोनेंस नहीं होगा। तो आपने कहा ये लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और यहाँ वैक्यूम है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जाएगा। तो आपने कहा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ आपने कहा वैक्यूम क्रिएट हो गया। फिर आपने कहा ये लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बगल में वैक्यूम है, तो यहाँ से पाई डेंसिटी इधर चला गया, तो आपने कहा ये ऐसा बन गया। अब देखिए, अगर मेरे को इसका हाइब्रिड बनाना है तो मैं इसमें बेसिक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, और बेसिक स्ट्रक्चर आप बना लीजिए एक बार। वो आपके पास बनेगा CH2, फिर आपके पास है CH 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 और CH2। अब देखते जाइए RS में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो एक्चुअल में इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, ना डबल है ना सिंगल है। यहाँ भी सिंगल है, यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। इधर डबल है, यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल है, इधर भी डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। और यहाँ पे आपने कहा सिंगल फिर डबल, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड करेक्टर है। अब देखिए, एक यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है, कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 3 जगह। तो पर एटम चार्ज का क्वांटिटी क्या होगा, कम होगा, तो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब आप देखिए 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्या मैं यहाँ पे 1/3 कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आइडेंटिकल नहीं है। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है और एक ये है, इनको तो अपन आइडेंटिकल बोल भी सकते हैं, लेकिन ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आइडेंटिकल नहीं है। तो जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सारी आइडेंटिकल नहीं है तो उनकी स्टेबिलिटी भी सेम नहीं है, और जब स्टेबिलिटी भी सेम नहीं है तो कहीं चार्ज की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, कहीं चार्ज की क्वांटिटी कम होगी। तो अपन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं कर सकते। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मैं वहीं पर करूँगा जहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। तो मैंने कहा हाँ भाई 1 यूनिट से कुछ कम होगा, 1 यूनिट से कुछ कम होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपने कहा हाइब्रिड होता है, और ये जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं इनको अपन बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी होती है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमेशा क्या होगी, कमी होगी, तभी तो वो ज़्यादा स्टेबल है। हर RS जो होगा इस हाइब्रिड को कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देगा, ये कोई इंफॉर्मेशन देगा इस हाइब्रिड को, ये भी कोई इंफॉर्मेशन देगा और ये भी कोई इंफॉर्मेशन देगा। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उनसे हाइब्रिड को कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसके बेसिस पे अपन क्या बनाएंगे, हाइब्रिड बनाएंगे। जैसे आप देखिए ये बेंजीन होता है, ये आपने कहा बेंजीन है,
ये बेंजीन है और इसके अपन दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन ऐसा बनाते हैं इसका, और एक मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनाता हूं। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर मैं इन कार्बन एटम को नंबर दे देता हूं तो ये माने 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6 है। इधर भी आपने कहा 1 2 3 4 5 और 6। अब आप देखिए ये आपके पास हाइब्रिड है, ये आपके पास एक RS है और ये आपके पास एक न्यूट्रल RS है। ये वाला स्ट्रक्चर इसको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि बेंजीन के अंदर कार्बन 1 2, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि बेंजीन में कार्बन 2 3, कार्बन 4 5 और कार्बन 1 6 के बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। और ये वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रहा है ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि साहब 1 2 3 4 और 5 6 के बीच में डबल बॉन्ड है। तो इन दोनों इंफॉर्मेशन से हमारा क्या बनता है, हाइब्रिड बनता है। तो जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती हैं वो हाइब्रिड को कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देंगी। तो अपन बोलेंगे, किसी ने आपने कहा साहब इन दोनों में क्या रिलेशन है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है। तो आपके पास ये फर्स्ट स्ट्रक्चर मैंने दे दिया और ये मैंने आपको सेकंड स्ट्रक्चर दे दिया, और मैंने कहा रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप बोलोगे कोई रिलेशन नहीं होगा, इनके बीच में आपने कहा कोई रिलेशन नहीं है। दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको कोई एक क्वेश्चन से अपन बात करते हैं, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिया ऐसा, क्वेश्चन अपना ये है कि रिलेशन बिटवीन CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2 एंड एक मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं जो आगे अपन सीखने भी वाले हैं। जब भी अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो करते क्या है, ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड। मैंने यहां से पाई बॉन्ड ब्रेक किया तो यहां मैंने दे दिया पॉजिटिव, यहां नेगेटिव दे दिया। इधर से पाई बॉन्ड ब्रेक किया, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव दिया। अगल बगल में पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तो बॉन्ड बनेगा। तो एक स्ट्रक्चर जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो मैंने यहां बनाया है। अभी इसको मैं फर्स्ट बोल रहा हूं और इसको मैं सेकंड बोल रहा हूं। और क्वेश्चन मेरा ये है, रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या रिलेशन है। एक मैंने आपको पहला ऑप्शन दिया है साहब यहां पोजीशन, कि साहब क्या ये पोजीशन आइसोमर्स हैं। पोजीशन आइसोमर्स। एक मैंने आपको दे दिया ये टॉटोमर्स है। आइसोमेरिज्म में टर्म आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक मैंने आपको कह दिया साहब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और एक मैंने आपको ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। अब देखिए दो RS के बीच में कोई आपस में रिलेशन नहीं होता। ये जो RS है, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ये भी एक हाइब्रिड को इंफॉर्मेशन देगा और ये भी एक हाइब्रिड को इंफॉर्मेशन देगा। इसका जो भी हाइब्रिड होगा उसके ये क्या होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। तो इसका जो आंसर अपन बोलेंगे वो अपन बोलेंगे नन ऑफ दीज होगा। अब देखिए जैसे आपके पास एक मॉलिक्यूल है ए, एक मॉलिक्यूल है, इसकी आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज पता है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पता है, लेकिन प्रॉब्लम डिफिकल्टी क्या है, इसको आपको कॉपी पे लिखना नहीं आता। ये जो ए मॉलिक्यूल है इसका आपको स्ट्रक्चर नहीं मालूम, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, किससे रिएक्शन करके क्या बना रहा है, किसके साथ क्या प्रेसिपिटेट दे रहा है, इसका कलर आपको मालूम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट मालूम है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज पता है, लेकिन आपको इसको लिखना नहीं आता। इसका स्ट्रक्चर क्या है ये आपको मालूम नहीं है। अब हमने इससे मिलते जुलते कुछ स्ट्रक्चर लिए, इससे मिलते जुलते कुछ स्ट्रक्चर अपन ले रहे हैं जिसको अपन बोल रहे हैं B, C और D। इनकी भी BCD की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो लगभग A से मिलता जुलता है। और बाय द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री आपने इनका पोटेंशियल एनर्जी निकाला
इसका जो पोटेंशियल एनर्जी आ गया वो आपने कहा बी, इसका पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाल दिया ये सी, और इसका पोटेंशियल एनर्जी डी। और इनमें जब हमने रिलेशन चेक किया तो ये रिलेशन आ रहा था, और आपको मालूम है जिसका पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे लेस स्टेबल होगा। तो ये वाला जो सिस्टम हो गया बी वाला, ये आपने कहा लेस स्टेबल है, और ये वाला जो सिस्टम है ये आपने कहा मोर स्टेबल है, ये आपके पास मोर स्टेबल है। तो कभी भी आपको किसी भी केस में आपको जब भी ए बनाना होगा, ए का स्ट्रक्चर मेरे को नहीं मालूम, मैं ए की जगह क्या बनाऊंगा, डी बनाऊंगा, ए की जगह डी बनाऊंगा, क्योंकि ए का जो सबसे बेटर रिप्रेजेंटेटिव है, जो ए को सबसे अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर सकता है, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है, वो आपके पास है डी। और जो हम कॉपी पे बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये जो होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो रेजोनेंस हाइब्रिड के होते हैं, दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। सबके सब ये जो हाइब्रिड बना है उसको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन क्या होंगे, देंगे। अब देखिए आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, जैसे अपने पास कोई मिस्टर एक्स है, ये आपके पास कोई मिस्टर एक्स है और ये इंडिया में तो रहते ही हैं, ये इंडिया में तो रहते ही हैं, और ये सब अफ्रीका भी बहुत जाते हैं, और ये लंदन भी बहुत घूमते हैं। एक करेक्टर इसमें और है, वो है आपके पास मिस्टर वाई। एक करेक्टर और है जिसको बोलते हैं मिस्टर वाई, और ये कौन है साहब, ये है फादर ऑफ मिस्टर एक्स, फादर ऑफ मिस्टर एक्स। अब इनको ये नहीं मालूम है, मिस्टर वाई को ये नहीं मालूम कि एक्स जो है वो क्या क्या कर रहे हैं साहब। ये इंडिया में तो मिस ए के साथ है, ये आपके पास मिस ए के साथ है, और अफ्रीका में ये मिस बी के साथ है, और लंदन में ये मिस सी के साथ है। अब क्या होता है, इनको इशू होते हैं, चाइल्ड होते हैं। जो इंडिया वाली से हुआ वो तो आपके पास हो गया पी, और जो ये अफ्रीका वाली से हुआ ये आपके पास हो गया क्यू, और ये लंदन वाली से जो हुआ ये आपके पास हो गया आर। अब देखिए ये क्यू कैसा होगा, कुछ मेटालिक ब्लैक टाइप का होगा, मेटालिक ब्लैक टाइप का होगा, और आर के कुछ कैसा होगा, गोल्डन वाइट टाइप का होगा। और पी कैसा होगा, पी कुछ वैसा ही होगा जैसे मिस्टर एक्स खुद है, कुछ उसी तरह का ही होगा जो इंडिया वाली से होगा। अब आप समझिए बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। ये इन तीनों को लेके मिस्टर एक्स किसी पार्टी में मिस्टर वाई के पास पहुंचते हैं। तो अब बात आती है एक्सेप्टेबिलिटी की, कि मिस्टर एक्स का सबसे बेटर रिप्रेजेंटेटिव कौन है, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है, कौन सा ऐसा पीक्यूआर में है जो मिस्टर एक्स को सबसे अच्छे ढंग से प्रेजेंट करेगा, और जो सबसे अच्छे ढंग से प्रेजेंट करेगा उसको अपन क्या बोल देंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये जो बचे होंगे उनको अपन क्या बोला करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आगे के लेक्चर में अपन यही देखने वाले हैं कि एक मॉलिक्यूल होगा, उसके बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाएंगे, उस मॉलिक्यूल का सबसे बेटर रिप्रेजेंटेटिव कौन है, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगा, जिसके होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, उसको अपन हाइब्रिड बोलेंगे, और बाकी सबको अपन क्या बोल देंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये अपन आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।